कितने लोग यूपीएससी की तैयारी में, हम यहीं से बात शुरू करते हैं, कितने लोग यूपीएससी की तैयारी में उतर गए हैं, उतरना चाहते हैं या अपनी एक लंबी जर्नी तय करना चाहते हैं? प्लीज़, सभी लोग का यहाँ पर्पज़ यूपीएससी है? कई बार कुछ लोग थोड़ा विजिट करने, मुझे नहीं लगता कि कोई नॉन सीरियस स्टूडेंट यहाँ आया होगा, ठीक है, और सभी बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत सीरियस वे में इस 3 दिन के वर्कशॉप को करेंगे। ये अपने आप में बड़ा यूनिक वर्कशॉप है, जहाँ पर जैसे मैं अभी उत्तर प्रदेश में सेमिनार लेने गया, उत्तराखंड में गया, तो एक सेगमेंट आया कि हम वहाँ बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हम आपको वो करके कैसे दिखाएंगे कि एक्चुअली आप इसको अपना रोड मैप कैसे बनाना है। जब भी हम किसी बड़ी तैयारी में जाते हैं, बड़ी तैयारी का मतलब मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी कम से कम आपका ज़िंदगी का 2 साल ले लेगा, कम से कम मिनिमम। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर सिलेबस ही सब कुछ नहीं है। यहाँ सिलेबस एक बहुत छोटा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट है। एक्चुअली में जो सिलेबस के साथ साथ जो आपकी पर्सनैलिटी है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तहान है, उस व्यक्तित्व निर्माण के हमारे खंड क्या होंगे। जब मैं ऑफिसर से मिलता हूँ या उनसे मैं जो ट्रेनी से मिलकर आया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है उनके बोलने, बात करने, अपने टारगेट्स को लेकर बहुत ही क्लिस्टर क्लियर, जिसे हम लोग कहते हैं, उनको टारगेट्स पता होते हैं कि मुझे ये चीज़ कैसे करनी है। लेकिन एक बड़ा दिक्कत ये होती है कि जब हमारा स्टूडेंट आता है बाहर से और एकेडमी में कि हमें सर एडमिशन लेना है, वो एडमिशन ले लेता है, उसको ये भी नहीं पता होता कि कौन सा बैच मेरे लिए सुटेबल होगा, मुझे कैसे अपने आउटपुट देने हैं, मेरा 2 साल का रोड मैप क्या होगा, 1 साल का रोड मैप क्या होगा, 6 महीने का क्या होगा, 3 महीने का क्या होगा, 1 महीने का, इस वीक का और आज का मेरा टारगेट कितना होगा। तो ये यूपीएससी में जो मैंने देखा, इसमें से कई ऑफिसर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ग्रामीण इलाके से हैं, बहुत देहात से आए हैं, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं था। और इसमें से भी 2 ऑफिसर्स ऐसे हैं जो दिव्यांग थे, जो आंखों से देख नहीं सकते थे, और वो आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ चीज़ें खास होती हैं, जो ये मिथक है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, जब मैं गोरखपुर गया सेमिनार लेने के लिए, कई लोगों ने मुझसे एक ही कॉमन क्वेश्चन पूछा कि सर हिंदी मीडियम का सिलेक्शन नहीं होता। इसमें से जब मैं इन बच्चों से बात कर रहा था, तो ये बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं जानते थे, उतनी जानते थे जितनी काम चलाऊ होती है। ठीक है, तो इसलिए एक का नाम मैंने मिंग्लिश रखा था, मराठी इंग्लिश, एक का टिंग्लिश, तमिल इंग्लिश। ठीक है, तो वहाँ जाकर मुझे समझ में आया कि इंग्लिश के भी कई फॉर्म होते हैं। तो वो सिर्फ इतना जानते थे कि उन्हें कैसे क्रैक करना है। इन सब से जब मैंने बात किया, हॉस्टल बात किया, और लगभग मोर देन 50 ऑफिसर्स और हर कैडर के ऑफिसर से मैंने बात किया, मुझे ये बात समझ में आई कि इनके पास कुछ खास चीज़ें थी। इनके पास वो चीज़ें थी जो मार्केट में नहीं बताया जाता, जो सीक्रेट है, जिनके बारे में टॉपर्स जब मंच पे आते हैं तो वो डिस्कस नहीं करते, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं 18 घंटे पढ़ता था, मैं 20 किताबें पढ़ता था। एक्चुअली में जब मैं इनकी जगह पर गया तो इन्होंने सच्चाई बताई कि इन्होंने कैसे तैयारी की थी। तो ये जो वर्कशॉप है, ये उसी को लेकर डिज़ाइन की गई है कि आपको अपनी तैयारी से पहले तैयारी करनी है और अपने सेगमेंट को लेकर चलना है। ठीक है, तो ये हमारा जो 3 दिन का वर्कशॉप है, 4 दिन इनफैक्ट अगर मैं कहूँगा, तो ये 4 दिन का वर्कशॉप आपको काफ़ी हेक्टिक रहेगा आपका शेड्यूल, और आपको 100% को फॉलो करना है। मे बी आप हो सकता है कल को आए दोपहर में, आप भी दोपहर के लंच के बाद आप जाकर सो जाएं और आकर कहें कि सर होमवर्क नहीं जमा किया मैंने, तो ये अलाउ नहीं होगा। आपको लबासना की ज़िंदगी जीनी है। जो उनका कैरिकुलम होता है, ये कैरिकुलम इसके साथ ही सेट किया गया है, और आप ये सीखेंगे इस पूरे दौरान, सीखेंगे, सुनेंगे नहीं, सीखेंगे कि एक्चुअली में यूपीएससी की लाइफ जब आप उतरते हैं तो आपको कौन सी चीज़ें फ्रस्ट्रेट करती हैं, कौन सी चीज़ें आपको परेशान करती हैं। तो इसी के अंतर्गत हम शुरू करते हैं सेमिनार, और सबसे पहले मैं पर्पस के बारे में बात करता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन भी करना शुरू करो साथ साथ। इस वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है, ताकि आपको ये पता चले कि इन 4 दिनों में हम क्या सीखने जा रहे हैं। क्लियर है? पहला जो टॉपिक मैंने पहला रखा, टू चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स यूपीएससी। यूपीएससी के लिए, संघ लोक सेवा आयोग के लिए आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन। दृष्टिकोण किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड? कितने लोग एटीट्यूड के बारे में जानते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एटीट्यूड? क्या होता है एटीट्यूड? इट्स नॉट बिहेवियर। ठीक है, ये एटीट्यूड ही सब कुछ है। मतलब ये तुम्हें बताएगा, इन जो ऑफिसर से मिलकर आया, इसमें बहुत बैकवर्ड जगहों से आए हुए थे, लेकिन उनका एटीट्यूड बहुत क्लियर था। उन्हें पता था कि मेरे लिए चीज़ें डू और डाई हैं। ठीक है, मुझे ये करना है। तो मैं एटीट्यूड के बारे में बात करूंगा कि जब आपकी आंख सुबह खुलती है और रात में आप सोने जाते हैं, तो आपकी दिनचर्या में आपका एटीट्यूड आपकी सफलता को कैसे आधार बना सकता है। जब मैं इन ऑफिसर्स में कुछ ऑफिसर से मिला, तो उनके सामने ये हालत थी कि उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी देख ली थी, शादी करनी थी उन्हें, और उन्हें पता था कि ज़्यादा मुझे पढ़ने को नहीं मिलेगा, ट्राइबल एरिया से, और उसके बाद ज़िंदगी खत्म हुई। उनका एटीट्यूड था कि मुझे अपने आप को इस तरह नहीं लेकर जाना है, मुझे अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चेंज करना है।
और ये उनका एटीट्यूड था कि इतने जो ट्राइबल एरिया से वहाँ से निकलकर आज वो लबासना में ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर ये स्टूडेंट मुझे बाहर मिलते तो शायद इसमें से कई को मैं पहचान भी नहीं पाता कि ये कहाँ, ये वाकई में मतलब ऑफिसर्स हैं या नहीं है, लेकिन उन्होंने वहाँ करके मुझे दिखाया कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ पता होनी चाहिए, आज जो ये वर्कशॉप में पहला सेगमेंट होगा, मुझे सबसे पहले अपना एटीट्यूड चेंज करना है, ठीक है, यूपीएससी को लेकर। यूपीएससी में दो चीज़ें हैं। पहला, हम यहाँ डिस्कस करेंगे हमारा लबासना एक्सपीरियंस क्या रहा, उन लोगों ने हमें क्या इनपुट दिया और आपके लिए उन्होंने क्या मैसेज भेजे कि अगर आप जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया उन्होंने कैसे कैसे मेथड फॉलो किए थे। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग न्यू डिमांड ऑफ यूपीएससी। एक वर्ड याद रखना, यूपीएससी का नया डिमांड क्या है, और इसके बारे में अभी लोगों के पास बात कर पाने के लिए कुछ नहीं है। यूपीएससी में कुछ चीज़ें अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गई हैं। ऊपर से तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है कि अभी कोई रिफॉर्म नहीं आया है, लेकिन जो प्रश्नों का नेचर था इस बार का, उसने सब कुछ बदल के रख दिया, ठीक है। तो आपको नया यूपीएससी का डिमांड समझना पड़ेगा। वहाँ पे कम से कम मुझे 10 ऑफिसर्स ने एक ही बात कही, वो ये कही कि अगर स्टूडेंट नए वाले यूपीएससी पैटर्न को समझ जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है, सबसे आसान एग्जाम यही है। इसीलिए मैं आपको वो बातें बताऊंगा कि जो ये नया डिमांड क्या जनरेट हो रहा है। नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है हमें क्या ये बात पता है कि हम फेल क्यों कर जाते हैं। हम सभी जीतने के लिए यहाँ आए हुए हैं, हम सभी चाहते हैं, लेकिन क्या सबके हिस्से में एक बार में जीत आ जाती है? नहीं। आपने अभी तक ढेर सारे एग्जाम दिए होंगे, सभी ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ दिया होगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, 12th एग्जाम हो, ग्रेजुएशन हो। आपको ये पता होगा कि हम कई बार अपना जिसे हम लोग मनमाफिक रिजल्ट कहते हैं वो हमें अचीव नहीं होता है कि नहीं होता है। लेकिन ग्रेजुएशन में तो था कि भाई आपने 65% सोचा था, 62% आ गया, ठीक है हम बाद में मैनेज कर लेंगे। बट यूपीएससी में तो 2 नंबर में तो रैंक खत्म हो जाती है। पूरी फर्स्ट रैंक से लेकर लास्ट रैंक के बीच में कुल 12 नंबर का अंतर होता है। 12 नंबर, 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। इतने सारे क्वेश्चंस में 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 12 नंबर में पूरी लिस्ट खत्म हो जाती है। आप सोच के देखना कितना स्टिफ कंपटीशन है। प्री में जब आप जो लोग फेल होते हैं उनका 0.84, 0.64, 0.24, एक भी नहीं, पॉइंट में मार्क्स का अंतर आता है। सॉरी, ट्राई अगेन, ये लिखकर आता है मैसेज जब आप उसमें अपना रोल नंबर डालते हैं। तो इसका मतलब है जब आप अपनी सक्सेस स्ट्रैटेजी बना रहे हो, ये सबने कहा, वहां पर सभी ऑफिसर ने कहा कि जब आप अपनी सक्सेस स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे फेलियर को कैसे मिटिगेट करना है। ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि फेल वर्ड को लेकर लोग बातचीत नहीं करते। फेल को निगेटिव वर्ड माना जाता है कि नहीं होता है? और कोई नहीं बोला हम फेल, कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपको तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझसे कहाँ गलतियां होती हैं, फेल क्यों हम बार बार होते हैं, ठीक है। अगर आप फेलियर स्ट्रैटेजी बना ले जाओगे तो आपके सक्सेस के मार्जिन्स बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा फेल हम इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम एक उद्देश्य की तैयारी कर रहे होते हैं, हमसे कुछ माइन्यूट गलतियां होती हैं जिसका रियलाइजेशन मुझे एग्जाम या रिजल्ट आने के बाद होता है, यार ये नहीं, ये करना चाहिए था। अगर हम इसको पहले से करके चलें तो यूपीएससी में हमारे लिए सक्सेस क्या हो जाएगी, बहुत आसान है। नेक्स्ट वन, इस वर्कशॉप का अगला मेरा मकसद रहेगा टू अंडरस्टैंड सेट ऑफ स्किल रिक्वायर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। मैं इस एग्जाम को वॉर बोलता हूं, युद्ध, ठीक है। और युद्ध में हमें सेट ऑफ स्किल्स की जरूरत पड़ती है। क्या ये एग्जाम केवल सिलेबस पूरा करने का एग्जाम है? ज्यादातर जगह जाते नहीं, हम साहब आपको साल भर में सिलेबस पूरा करा देंगे। लेकिन अगर सिलेबस पूरा करने का एग्जाम होता, जब आप यहाँ ऊपर चढ़ रहे थे तो आपको ढेर सारी फोटोकॉपी की दुकानें दिखाई पड़ी होंगी, दिखाई पड़ी थी। यहाँ कोचिंग से ज्यादा फोटोकॉपी की दुकानें हैं। स्टूडेंट के पास लबालब, मतलब वो एक स्टूडेंट के रूम में 20-20 किलो रद्दी होती है, मैं उसको रद्दी बोलता हूँ। हर चीज के बाद पुरानी एनसीईआरटी भी होती है, नई एनसीईआरटी भी होती है। मुखर्जी नगर में रिसोर्स लबालब भरा हुआ है। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ किताबें और नोट्स मेरे लिए सफिशिएंट हैं? ठीक है, जैसे मैं जब ऑफिसर से मिला लबासना में, उन्होंने एक बात कही कि जिस स्टूडेंट को 2 चीजें आती हैं, एक आंसर राइटिंग करना और दूसरा कंटिंजेंसी आंसर राइटिंग करना, एक नया वर्ड आया कंटिंजेंसी आंसर राइटिंग करना, उसके लिए यूपीएससी सबसे ज्यादा आसान है। और मैं यहां जितने बच्चों से मिला उसमें से वो आंसर राइटिंग उनको स्किल नहीं आती है। आपने सब कुछ कर लिया, मेरे पास उन्होंने शेयर किया लास्ट अपना इंटरव्यू का, उसमें कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छा बोलते थे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे। उन्होंने इंटरव्यू में अपने कॉम्पिटिटर से 60-60 मार्क्स ज्यादा ले लिए और मेंस में मार्क्स कम होने के बजाय फाइनल जब मार्क्स जुड़ा, रैंक इंप्रूव हो गई उनकी। यानी इसमें आपको पता होना चाहिए बोलना कैसे है, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। मैं कई स्टूडेंट से मिला, मैं एक जगह क्लास लेने गया, एक स्टूडेंट ढेर सारे नोट्स लेकर आया, ठीक है, और उसने कहा सर 3 दिन लग गया था मुझे ये नोट्स बनाने में। मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन उठा के पूछ लिया कि भैया इसका आंसर क्या होगा? बोला सर अभी बनाया है नोट्स, याद नहीं किया है।
तुम्हारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तुम्हें अपने टाइम को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और स्मार्ट स्टडी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर तुम 3 से 4 दिन बैठ के नोट्स बना रहे हो, तुम्हें एक सिंपल उसका एक सेगमेंट नहीं याद है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम। यानी तुम्हें स्मार्ट नोट्स बनाने आने चाहिए। इसके बाद हमने सब कुछ कर लिया और आप अगले हफ्ते मैंने पूछा कि जो पिछले हफ्ते पढ़ाया था वो कहाँ गया, बोला सर वो तो सब साफ हो गया। यानी आपके दिमाग को उसको रिसाइट करना नहीं आता है, आप उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन याद नहीं कर पाते, और कोई छोटी मोटी चीज़ें थोड़े नहीं याद करनी है। संविधान से लेकर संसद तक, ठीक है, अर्थव्यवस्था से लेकर भूगोल तक, अंतरिक्ष से लेकर धरती के अंतर तक, प्राचीन इतिहास से लेकर आपका वर्तमान समय तक, सब कुछ तो इसके दायरे में आता है। यानी यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि सेलेक्टिव स्टडी के साथ उसको मेमोराइज करने की टेक्निक्स क्या होनी चाहिए। इसमें जो इतने बड़े जब सिलेबस की बात आती है तो 24 घंटा आपके पास भी है और आपके कॉम्पिटिटर के पास भी है। सवाल है कि क्या आपको स्मार्ट स्टडीज आ रही हैं कि नहीं आ रही है। स्मार्ट स्टडी अगर आपको आती है तो स्मार्ट स्टडी के साथ आप अपने एक एक मिनट को यूटिलाइज कर लेते हैं। जिन स्टूडेंट ने इसको क्वालिफाई किया उनको ये पता होता है कि अगर मैं ट्रैवलिंग करते हुए अपनी कोचिंग तक जा रहा हूं और मुझे 20 मिनट लग रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका अपनाते थे जहां वो 20 मिनट में भी अपनी पढ़ाई को लेकर जा सकते कि क्या आज मैं ये पिछली क्लास को रिवाइज कर सकता हूं, और वो ऐसा करते थे। यानी उनका जो 24 घंटा था वो केवल और केवल यूपीएससी के लिए था। आप में से क्या सभी लोग इन सभी मेथड्स को जानते हैं कि ये मेथड्स क्या हो सकते हैं कि मैं अगर कॉफ़ी भी पी रहा हूँ, चाय भी पी रहा हूँ, ट्रैवलिंग भी कर रहा हूँ, मेट्रो में हूँ, बस में हूँ, फिर भी मेरी पढ़ाई हमेशा चलती रहे। मुझे कॉपरेट टू डोमिनेट, यानी अपने लिए रिसोर्स कैसे तैयार करना है कि जब मेरी आंखें थक जाएं, जब मेरा दिमाग थक जाए, शरीर थक जाए, फिर भी कोई मेरी रिवीजन करा ले। ठीक है, तो आपको ये टेक्निक्स आनी चाहिए क्योंकि 24 घंटे को आपको 48 घंटे में बदलना होगा, तभी जाकर आप इस एग्जाम में सक्सेस निकाल पाओगे।